हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शौनक शाह। वेलकम टू माय चैनल टैक्स मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एमएसएमई। जो नया प्रोविजन आया है, जो हम लेट पेमेंट करेंगे वो कैसे डिसअलाउ होगा या कैसे अलाउ होगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन 43B क्लॉज एच, disallowance for delay in payment to MSME suppliers, effective from assessment year 24-23, that is financial year 23-24। ये applicable है 1 अप्रैल 2023 से। has been introduced to encourage timely payment to register micro and small enterprise, thereby converging their economic and financial interest। अभी ये प्रोविजन क्या कह रही है? एनी सम पेएबल बाय द असेसी टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। बियॉन्ड द टाइम लिमिट। अब ये टाइम लिमिट भी जो है इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एमएसएमईडी एक्ट 2006, वो भी हम आगे देखेंगे। शैल बी अलाउड ओनली इफ पेड विद इन द टाइम लिमिट। अभी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड टर्नओवर फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ये इसमें अगर ये डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट भी काउंट होगा एंड टर्नओवर भी काउंट होगा। बोथ द कंडीशन मस्ट बी मैच। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट है अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर है अप टू 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए है इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज जो यहाँ पे कवर नहीं है, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़। ये जो प्रोविजन है वो पूरा माइक्रो एंड स्मॉल के लिए ही है, मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पे कवर नहीं है। टाइम लिमिट डिफाइंड इन एमएसएमईडी एक्ट 2016। अभी ये टाइम लिमिट क्या है वो हम देखेंगे। टाइम लिमिट मतलब आपने जो परचेज किया है वो पार्टी से जो माइक्रो एंड स्मॉल में रजिस्टर है, तो वहाँ पे आपको कितने दिन में पेमेंट करना है। अगर इस यहाँ पे एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीमेंट है तो ड्यू डेट इज गिवन इन द एग्रीमेंट। आपने एग्रीमेंट में ड्यू डेट लिखा ही होगा, या तो वो 30 डेज होगा या 40 डेज होगा या 45 डेज होगा एज पर एग्रीमेंट। बट ड्यू डेट कैन नॉट एक्सीड 45 डेज। यहाँ पे 45 डेज से ज़्यादा एग्रीमेंट हो नहीं सकता। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है 45 डेज की है। इफ ड्यू डेट इज मोर देन 45 डेज देन मैक्सिमम 45 डेज विल बी अलाउड। सेकेंड केस, इफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट ड्यू डेट इज नॉट गिवन। एग्रीमेंट है बट वहाँ पे ड्यू डेट मेंशन नहीं है, तो आपके लिए 15 डेज ही हो गया। और थर्ड केस, इफ एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे एग्रीमेंट किया ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 15 डेज ही काउंट करना पड़ेगा। अभी हम एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे ये प्रोविजन है। पार्टी है न्यू गुजरात लिमिटेड हैज़ परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू 6 लाख फ्रॉम रजिस्टर्ड एमएसएमई सप्लायर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। The terms of the agreement entered into between both the parties state that the credit period is 30 days. What will be the allowability of the expenditure in following scenario? अभी अलग अलग सिनारियो है। फर्स्ट, हमारा परचेस है 3 फरवरी 2024, पेमेंट किया है 28 फरवरी 2024। नंबर ऑफ डेज, ये पेमेंट हमने कर दिया है 25 डेज में, तो ये एक्सपेंस 23-24 में अलाउ होगा। यस, क्यों? क्योंकि पेमेंट हमने विद इन टाइम लिमिट किया है, 30 डेज के अंदर किया है, अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। सेकेंड केस, हमारी परचेज है 18 सितंबर 23 और पेमेंट किया है 11 जनवरी 24। इसका पेमेंट हमने किया 115 दिन में, तो क्या ये अलाउ होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये 23-24 में पेमेंट हो गया है थ्रू मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड बट अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। ये इसका पेमेंट तो 23-24 में हो ही गया है, तो ये अलाउ होगा अपने को। नेक्स्ट केस, परचेज हुआ है 20 मार्च मतलब 20 मार्च 2024 एंड पेमेंट किया है 5 अप्रैल 2024। हमने पेमेंट किया है 16 दिन में, क्या ये अलाउ होगा? यहाँ पे आप एक बार चेक करना, ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। हमने पेमेंट किया है 24-25 में, तो क्या ये अलाउ होगा? यस। क्यों? क्योंकि पेमेंट किया है हमने विद इन टाइम लिमिट, दैट इज 30 डेज, अलाउड एज पेमेंट इज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। नेक्स्ट, हमारा परचेज है 15 जून 23 का और पेमेंट किया है 20 अप्रैल 24 को। यहाँ पे हमने हमारा जो क्रेडिट पीरियड था 30 डेज, वो हमने ब्रेक किया है, हमने पेमेंट किया है 310 डेज में, तो क्या ये अलाउ होगा? क्योंकि यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। नो, ये अलाउड 23-24 में नहीं होगा।
payment made after the expiry of credit period first, therefore same will be allowed in the financial year 24-25 on payment basis। ये जो पेमेंट है, ये जो परचेज है हमारा, वो काउंट होगा अगले साल में। नेक्स्ट केस, हमारा परचेज है 28 अगस्त 23 को। यहाँ पे हमने पार्ट पेमेंट वाला केस लिया है। जैसे हमारा 6 लाख का पेमेंट करना था, हमने पेमेंट किया है 4 लाख 15 मार्च को एंड 2 लाख किया है 20 मई को। तो अभी 15 मार्च को जो पेमेंट किया 4 लाख का, उसका क्रेडिट पीरियड वैसे भी एक्सपायर हो गया है। वो हमने पेमेंट किया है 200 डेज में, बट वो अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने पेमेंट किया है विद इन द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 23-24। तो यहाँ पे अलाउड एज पेमेंट मेड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड, 2 लाख का जो पेमेंट किया है, हम समझना 20 मई को जो हमने पेमेंट किया है 2 लाख का, वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया। 266 दिन लिए हैं हमने पेमेंट में, बट यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, हमने पेमेंट किया है 24-25 में, तो ये अलाउ होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। अगला केस, हमने पेमेंट परचेज किया है 8 जनवरी 23 को, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, और ये पेमेंट किया है 16 फरवरी 24 को, ये साल में 23-24 में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने पेमेंट किया है 400, मोर देन 400 डेज, 400 डेज में। तो यहाँ पे ये पेमेंट अलाउ होगा कि नहीं होगा? ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एमएसएमई जो एक्ट आया है, ये जो प्रोविज़न आया है, वो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से, और यहाँ पे जो परचेज हमने किया था वो हमारा 8 जनवरी 23 का है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, जो ऑलरेडी हमने क्लेम कर लिया है परचेज, तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल सिंस द अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल for the transaction entered into after 1st April 23 and the expenditure already been claimed in 22-23। अगला केस, हमारा परचेज है 22 मार्च, और हमारा पेमेंट जो है वो हमने चेक इशू कर दिया है 7 अप्रैल को, बट वो क्लियर हुआ है 28 अप्रैल को। जैसे अगर सामने जो सप्लायर है उसने वो डिपॉजिट करना रह गया, या एनी अदर केस, ये चेक क्लियर हुआ है 28 अप्रैल को, तो हमने चेक इश्यू जो किया है वो 16 दिन में किया है, दैट इज विद इन द टाइम लिमिट 30 डेज, बट पेमेंट क्लियर जो हुआ है वो आफ्टर एक्सपायरी, दैट इज 37 डेज में हुआ है। तो क्या ये अलाउ होगा? नो। प्रोविजन ये कहती है कि एक्चुअल पेमेंट डेट इज बियॉन्ड द क्रेडिट पीरियड अलाउड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई। अगर हमने ये पेमेंट किया, जो डिलेड पेमेंट किया, तो अगर सप्लायर को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो उसका क्या है प्रोविजन में, ये हम देखेंगे। सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट deals with the delayed payment to MSME by the buyer as per section where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier as required under section 15, the buyer is liable to pay compound interest which shall be 3 times of the bank rate notified by RBI। मतलब RBI ने जो नोटिफाई किया है उसे 3 गुना आपको इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट, फर्दर सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ होगा कि नहीं होगा? तो ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो इनकम टैक्स में डिसअलाउ होगा, वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। अभी असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मतलब अगर आपको आपके बिजनेस के लिए जो की पॉइंट है, जो याद रखना है, क्या चीज़ें देखनी है, तो वो क्या है? इन ऑर्डर टू सेव गार्ड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सप्लायर क्लासिफाइंग देम इनटू कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। आपके जो सप्लायर्स है उसमें से एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन एमएसएमई में रजिस्टर है। सेकंड, सीक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द सप्लायर रिगार्डिंग देयर रजिस्ट्रेशन। जो सप्लायर्स है वो रजिस्टर है कि नहीं है, वहां से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। असेसी शैल मेंटेन द डिटेल एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इटसेल्फ टू ईज द कंप्लायंस प्रोसीजर। नेक्स्ट, एग्रीमेंट करना है। जैसे आपका क्रेडिट पीरियड का जो भी पॉलिसी है परचेज में पेमेंट के लिए, उसका एक एग्रीमेंट करना कंपलसरी है। फोर्थ, रेगुलेटरी मॉनिटर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर्टिकुलरली एज ऑन 31 मार्च। ये मार्च आ ही रहा है, अभी आज जनवरी खत्म होने को है, मार्च से पहले कौन सी पार्टी का कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड लास्ट, मेक श्योर दैट पेमेंट टू द सप्लायर्स हैव बीन प्रोसेस्ड बिफोर द एक्सपायरी। जो भी बिल में या जहाँ पे भी एग्रीमेंट में जो टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट से पहले पेमेंट हो जाए, वो आपको मेक श्योर करना है। लास्ट समराइज करते हैं इसको की पॉइंट के साथ। फर्स्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेलर इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, दैट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपके सप्लायर के पास अगर उद्यम है
तो ही वो एप्लीकेबल है प्रोविजन। जो रजिस्टर नहीं है उसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। Second, if assessee is declaring income under presumptive taxation, that is section 44AD, then clause will not come into play and no disallowance of expenditure will be made. अगर आप आपका रिटर्न प्रिजम्पटिव में भर रहे हो तो वो आपको एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड, द प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इवन इफ द बायर इज नॉट लायबल फॉर अंडर सेक्शन 44AB। अगर आपका ये ऑडिट में है या आपके सप्लायर का भी ऑडिट में है कि नहीं है, अगर आप IT रिटर्न भी फाइल कर रहे हो तब भी ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल है। एंड फोर्थ, disallowance of expenditure will be made if payment for the supplies is made after the due date of payment but before the date of furnishing return of 139(1). ये MSME इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे ये कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। थैंक यू।